Dear students, as we were discussing regarding few of the topics related to the placenta, related to the amniotic fluid, then like fetal circulation. Like we have discussed, these are the some of the basics, like starting points of the obstetrics, and also we have to discuss regarding the fetus which is growing inside the uterus. Like what are the things which usually occurs in the fetus during the pregnancy, like how the fetus will have the blood production, what are the fetal hormones which are produced. So regarding the fetus we will discuss a separate chapter. Today we have a very important topic, that is the physiological changes during the pregnancy. So like during pregnancy, what are the different body changes the female may have, like changes in the cardiovascular system, change in the respiratory system, renal system, maternal hormones, skin changes, reproductive changes, ये सारी चीजों के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है. एंड द टॉपिक इज फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. सो it's one of the important point regarding your exams point of view, because from here they will ask many of the medical terminologies, like they may ask you regarding the few of reproductive signs, like Chadwick sign, Ostrander sign, Goodell sign, Hagar sign, Palmer sign, उनके बारे में पूछ सकते हैं. They even ask you that what are the different uterine shape during the pregnancy, मीन्स हाउ द यूट्रस लुक्स लाइक, कैसा दिखाई देता है, इसकी शेप कैसी होती है, उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में. ऑलराइट, सम टाइम दे आस्क यू रिगार्डिंग लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल के प्लाज्मा प्रोटीन्स में क्या डिफरेंस होता है, ब्लड वॉल्यूम में क्या गैप होता है, कि उनमें क्या मेजर डिफरेंस होते हैं. सम टाइम आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है लाइक रिगार्डिंग दी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि मदर का टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेस्पिरेटरी स्टेटस पे क्या डिफरेंस होता है. सो सच काइंड ऑफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे पॉइंट की. द टॉपिक इज द मेजर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड या ड्यूरिंग द पेरिनेटल पीरियड. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द कार्डियोवास्कुलर चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. So during pregnancy, what happens to the cardiac system, what happens to the cardiovascular organs? So let's discuss regarding this. During pregnancy, the maternal demand, maternal blood volume will definitely increase, fluid volume increase, plasma volume increase, RBC volume also increase, because these all things, the all changes occurs because during pregnancy mother का metabolism बढ़ जाता है. मेटाबॉलिज्म के साथ साथ मदर के यूट्रस में एक फीटस ग्रो होता है, तो फीटस की भी डिमांड होती है. फीटस को न्यूट्रिशन चाहिए, फीटस के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सारा काम करने के लिए बेसिकली मदर का जो कार्डियक स्टेटस होता है उसमें बड़े चेंजेस आते हैं. सो लाइक एक चीज तो आपको हमेशा यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज अराउंड 50%. मतलब मदर का जो नॉर्मल प्लाज्मा वॉल्यूम था उससे 50% क्या होता है, यहां पे प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है. एंड द ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज फॉर 40 to 50%. सो लाइक ऑलमोस्ट आप यहां पर ब्लड वॉल्यूम के बारे में याद रखना, अराउंड 40% जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है. ऑलराइट, आरबीसी वॉल्यूम इट ऑल्सो इंक्रीज, डेफिनेटली इट इंक्रीज अराउंड 20 to 30%. एंड हीमोग्लोबिन लेवल ऑल्सो इंक्रीज फॉर 18 to 20%. So what did I tell you? मैंने आपको क्या बताया, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम, आरबीसी वॉल्यूम, हीमोग्लोबिन वॉल्यूम, सारे के सारे वो जो वॉल्यूम्स होते हैं वो सबके सब बढ़ जाते हैं. बट बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखिए, प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो ब्लड वॉल्यूम से ज्यादा बढ़ रहा है. आपको क्या याद रखना है कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीजिंग मोर देन दी ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम.
फाइन, आरबीसी का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, एचबी का लेवल भी बढ़ रहा है, फिर भी फीमेल को प्रेगनेंसी में मोस्टली चांसेस होते हैं, किसकी रिस्क होती है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया की। ऐसा क्यों होता है? मीन्स फीमेल को ऑलरेडी सब कुछ, जो जितना भी स्टेटस था, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, वो बढ़ रहा है, बट स्टिल द फीमेल हैव द रिस्क ऑफ व्हाट, द फीमेल हैव द रिस्क ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। So but still there is a risk of physiological anemia during the pregnancy. So during the pregnancy, but there is still risk of the physiological anemia. ये जरूर याद रखना. So why is there a physiological anemia during pregnancy? क्यों हो सकता है physiological anemia? उसके बारे में हम चलो डिस्कस करते हैं. उसका रीजन ये होता है, द रिस्क ऑफ एनीमिया इज ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन. किसके कारण बताया मैंने? एनीमिया का रिस्क क्यों है? द रिस्क ऑफ एनीमिया इज ड्यू टू दी हीमोडाइल्यूशन. बिकॉज ऑफ हीमोडाइल्यूशन फीमेल इज हैविंग द रिस्क ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया. गाइज व्हाट हैपेंस इन द लाइक हीमोडाइल्यूशन? देखिए मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि प्लाज्मा वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम दोनों बढ़ रही हैं. मेनली प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा है. प्लाज्मा मीन्स इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ फ्लूइड, लॉट्स ऑफ वाटर. अब इसमें वाटर का कंटेंट बढ़ता है, तो जब आप सपोज कीजिए 1 लीटर पानी था, उसमें कोई चीज बढ़ रही थी, अगर वहीं पे 3 लीटर अगर पानी आ जाए तो उसमें अगर कोई चीज बढ़ भी रही है तो नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण से जो भी उसमें सॉलिड मटेरियल था ब्लड में, वो सारा क्या हो जाता है? डाइल्यूट हो जाता है. जब वो सॉलिड मटेरियल का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो ब्लड सेल्स हैं बेसिकली, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं मेरे ब्लड के, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डाइल्यूट हो जाएंगे. तो एक तो जो आरबीसी मेरे पास, अगर मैं 100 ml ब्लड विड्रॉ करूंगा मदर का, 100 ml ब्लड सैंपल लूंगा मैं, तो उसमें सपोज कीजिए मेरे पास सपोज लाइक 1 मिलियन आरबीसी आ रहा था उस मेरे सैंपल के अंदर, और सेम टाइम अगर मैं सपोज उसी 100 ml ब्लड को लूं जो कि 3 लीटर ब्लड में से मैंने निकाला है. पहले मदर का ब्लड 1 लीटर था, उसमें से आपने 100 ml लिया. अब उसी मदर का ब्लड वॉल्यूम जो था, प्लाज्मा वॉल्यूम जो था, वो 3 लीटर बढ़ गया, उसका आपने ब्लड सैंपल लिया, तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंस इन दैट कंडीशन? जो 3 लीटर जिस मदर का प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ा था, उसका आप 100 ml अगर ब्लड निकालोगे तो उसमें आरबीसी कम आएंगे आपके पास, आपके सैंपल में आरबीसी, बिकॉज आरबीसी मदर की बॉडी में क्या हो गई है? डाइल्यूट हो चुकी हैं. तो डाइल्यूशन के कारण से क्या होता है? आरबीसी जो होती हैं या हीमोग्लोबिन का जो स्टेटस होता है वो कम दिखाई देता है, जबकि रियलिटी में क्या हुआ था? उनकी वॉल्यूम बढ़ी थी. बिकॉज ब्लड वॉल्यूम बढ़ना और प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने के कारण से सारी चीजें डाइल्यूट होके अलग जगह चली गई थी, एक जगह पे फिक्स नहीं रही. सो व्हाट हैपेंस? दैट इज द रीजन वी मेंशन द वर्ड फिजियोलॉजिकल एनीमिया. सो हीमोडाइल्यूशन हुआ क्यों? हीमोडाइल्यूशन का मतलब डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का घुल जाना. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम. वो क्यों हुआ? प्लाज्मा वॉल्यूम के 50% तक बढ़ जाने के कारण से हुआ. अब हीमोडाइल्यूशन का फायदा क्या है? बॉडी ने ऐसा क्यों किया? वाई देयर इज हीमोडाइल्यूशन? उसका रीजन ये था, hemodilution will help in easy release of क्या फायदा करेगा? Hemodilution will help in the easy release of oxygen molecule in placental circulation. तो क्या होगा? फीटस को ऑक्सीजन जो जा रही थी मदर की तरफ से, जो सप्लाई मिल रही थी, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा किसको मिलेंगे? फीटस को मिलेंगे. सो इजीली रिलीज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्लेसेंटल सर्कुलेशन. सो व्हाट इज दैट? लाइक ये जो बेसिकली विलेज होते हैं, कोरियोनिक विलेज, जो लैक्यूनार सिस्टम होता है, सो इन दैट कंडीशन सपोज इधर से मदर का ब्लड आ रहा था, उस ब्लड में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इजीली कहां हो जाएंगे? मदर की तरफ, सॉरी फीटस की तरफ शिफ्ट होने में सहायता रहेगी. इजीली दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द fetus. So what happens? The fetus will get more oxygen
supply. So that is the advantage of hemodilution. Easily the fetus will get the oxygen. Now the blood volume is increasing, plasma volume is increasing, then what about the stroke volume or what about the cardiac output during the pregnancy? So during pregnancy definitely the cardiac output and stroke volume will also increase. मदर का cardiac output जो होता है वो करीबन from the 6th week onwards, pregnancy के like 5.5 or 6th week onwards what will happen, it will start increasing the cardiac output. Okay. अब मैंने क्या बोला, stroke volume बढ़ रहा है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है वहां पे, बट व्हाट अबाउट दी, बट एक चीज बड़ी है यहां पे, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SVR. सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो चीज है, दैट सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इट विल डिक्रीज फॉर अराउंड 28%. क्या हुआ, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इट विल डिक्रीज. तो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का क्या रिलेशनशिप होता है, व्हाट इज दैट वन सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस? वेरी सिंपल, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, लाइक ब्लड प्रेशर इज कार्डियक आउटपुट इनटू सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस. सो सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस अगर कम होता है, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, प्रेगनेंसी में द ब्लड वॉल्यूम बढ़ रही है, उसके कारण से कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है. कार्डियक आउटपुट तो बढ़ता है, बट कार्डियक आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, देखिए कार्डियक आउटपुट बढ़ाना किसके हाथ में होता है, हार्ट के हाथ में है. सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस मींस दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ब्लड वेजल्स. पेरिफेरल ब्लड वेजल्स का जो रेजिस्टेंस होता है, ब्लड के ऊपर लगाए जाने वाला दबाव, वो कम हो गया है. नाउ कितना कम हो गया, ऑलमोस्ट 25 to 28% कम हो गया. तो जितना कार्डियक आउटपुट बढ़ा उसका ब्लड वेजल्स पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए मदर को प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होता. प्रेगनेंसी में मदर को हाइपरटेंशन होता है तो वो एक डिसऑर्डर है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. दैट इज दी लाइक प्री एक्लाम्सिया या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन. उसका कोज कुछ अलग है, ये रीजन नहीं है वहां पे, उसका कोज कुछ डिफरेंट है, प्लीज याद रखना. यूजुअली एक अबनॉर्मल सिचुएशन के अलावा 90% फीमेल में, मतलब जिस फीमेल में प्री एक्लाम्सिया है वो अलग मैटर है, अदरवाइज फीमेल में प्रेगनेंसी में बीपी नहीं बढ़ती. और नहीं बढ़ने के लिए यही एक सबसे बड़ी चीज है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस का कम होना. ये कम क्यों होता है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन वेजोडाइलेटिंग हॉर्मोन. किसके कारण से, वेजोडाइलेटिंग जो हॉर्मोन्स थे लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, इन हॉर्मोन्स की वजह से, जो वेजोडाइलेटिंग ये हॉर्मोन्स थे, इन हॉर्मोन्स की वजह से क्या होता है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं होता. तो ये सारे के सारे क्या हैं, बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में, इनको कहते हैं वेजोडाइलेटिंग हार्मोन. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, SVR विल नॉट इंक्रीज. सो व्हाट हैपन्स, नो इंक्रीज इन BP ड्यूरिंग pregnancy. So I hope that this concept is very well clear for you guys now. The concept regarding why the BP does not increase during the pregnancy, the reason is simple, systemic vascular resistance का increase नहीं होना. And systemic vascular resistance which usually decrease during the pregnancy, that is around 25 to 28%. अब why the SVR is going to decrease? Very simple concept, because the vasodilating hormones वो बढ़ने नहीं दे रहे हैं बीपी को, वो क्या कर रहे हैं, ब्लड वेजल्स को डायलेट कर देते हैं. जो आर्ट्रियोल्स होते हैं या बेसिकली जो वेन्यूल्स के पॉइंट होते हैं उनको डाइल्यूट करते हैं, कैपिलरी वॉल्स को डाइल्यूट करते हैं. उससे क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, एंड दैट विल लीड टू दी डिक्रीज इन SVR. नेक्स्ट वन, अब आपने क्या देखा बेसिकली कि कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, कार्डियक वर्कलोड बढ़ रहा है. सो ड्यू टू इंक्रीज इन द कार्डियक वर्कलोड, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविड यूट्रस, बिकॉज ऑफ ग्रेविड यूट्रस
हार्ट विल बी शिफ्टेड, ये लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है, लेट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हार्ट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, हार्ट थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाता है. नाउ एपिकल पल्स can be palpated at fourth intercostal space. What is the point of apical pulse? Basically, apical pulse is usually felt at the fifth intercostal space below the nipple. So fifth intercostal space जो point है वो apical pulse का point है mid clavicular line. तो pregnancy में क्या होगा? The gravid uterus it will push the diaphragm. ये diaphragm को ऊपर push करेगा and diaphragm के जो central tendon होता है वहां पे अपना heart टिका हुआ रहता है. तो जैसे डायफ्राम ऊपर पुश होगा सेम टाइम हार्ट ऑल्सो विल बी पुश्ड लिटिल बिट अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाता है. सो नाउ वी कैन फील दैट एपिकल पल्स इन द लेट मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एट द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस. Now let's talk about the blood clotting factors. What happens to the blood clotting factors during pregnancy? So like the factors like 2, 7, the factors like 2, 7, 8, 9 and 10. क्या लिखा है मैंने? The factors like 2, 7, 8, 9, 10 they will increase. ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ये इंक्रीज होते हैं एंड फैक्टर 11 and 13 that will decrease. So the factor 11 and 13 will decrease and the remaining factors what will happen, they will drastically increase during the pregnancy. And what about the fibrinogen? What about the fibrinogen, which is a very major plasma protein या major blood clotting factor. So fibrinogen level during pregnancy increase up to 50%, means up to 50% the fibrinogen level is increasing. So like what is the normal fibrinogen level? Usually the normal level is approximately 200 to 400 milligram per deciliter. 200 to 400 milligram per deciliter. But what about the pregnancy? During pregnancy it will be around 300 to 300 to around 500 milligram per deciliter. Means what happens? The blood clotting factor, the major blood clotting factor, that is the plasma protein factor, that is the fibrinogen. So the level of fibrinogen will increase during the pregnancy. ये चीज जरूर याद रखना, फाइब्रिनोजन का लेवल बढ़ रहा है, जो मेजर जितने भी बड़े क्लोटिंग फैक्टर्स थे उनका लेवल बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा? व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस? देखिए, सो आपने इतना चीजें समझे तो आप एक बात तो जरूर कह सकते हो, यू कैन से वन थिंग श्योर दैट प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ हाइपर coagulation. Pregnancy is a stage of hypercoagulation. Means during pregnancy the blood clotting will definitely increase, drastically increase. So what I mentioned, pregnancy is a stage of hypercoagulation. All right, hypercoagulation का मतलब क्या होता है? Increased risk of blood clotting या increased chances of blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ रहे हैं, बिकॉज द मेजर क्लॉटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन वो भी बढ़ रहा है. इसीलिए प्रेगनेंसी में मदर को बार बार एडवाइस करते हैं कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को भी आपको अवॉइड करना है. शी हैज टू कीप ऑन मूविंग द लेग्स का मूवमेंट ज्यादा रखना होता है. लाइक शी हैज टू वॉक एज मच एज पॉसिबल
एंड इमीडिएटली आफ्टर लेबर के बाद में या सिजेरियन सेक्शन के बाद में भी यूजुअली हम लोग मदर को एडवाइस करते हैं कि शी शुड वॉक. इफ शी वॉक व्हाट विल हैपन, द रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉटिंग विल डेफिनेटली डिक्रीज. अदरवाइज मदर को डीवीटी की रिस्क, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की रिस्क, इनकी सबकी रिस्क बढ़ जाती है. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट यू शुड रिमेंबर, आप ये पॉइंट भी नोट कर लेना. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडवाइज द मदर टू कीप ऑन मूविंग द legs. She should not stay quiet or calm, she should not move, what I can say, she should not be on the bedridden for a prolonged time. बेड पे बहुत लंबे समय तक नहीं रहना है. She has to do some sort of active and passive exercise. अदरवाइज किसका रिस्क बढ़ जाता है? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस की रिस्क बढ़ सकती है. और इवन दो आफ्टर लेबर, ये भी याद रखना, लेबर के बाद में भी आपको मदर को क्या एडवाइस देनी है? एडवाइज द मदर टू मूव. क्या करना है? बॉडी को मूवमेंट करवाने होते हैं. सो व्हाट विल हैपन, सो दैट शी विल नॉट हैव द ब्लड क्लॉटिंग रिस्क. दैट इज द डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. नाउ एज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वी वर डिस्कसिंग, व्हाट अबाउट दी, देखिए मैंने कहा था सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो तो कम हो रहा है, जिससे क्या होता है? फीमेल विल नॉट हैव द हाई बीपी ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, एफवीपी. व्हाट इज द एफवीपी? दैट इज द femoral venous pressure. फीमोरल वीनस प्रेशर जो होता है, ये फीमोरल वेन का प्रेशर बता रहा हूं मैं. फीमोरल वीनस प्रेशर नॉर्मली इसकी रेंज होती है 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. 8 to 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. दिस इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द फीमोरल वीनस प्रेशर. नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट हैपन? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एफवीपी इंक्रीज. फीमोरल वीनस प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. इट इंक्रीज लाइक इन सुपाइन पोजिशन. अगर आप किसकी बात कर रहे हो? सुपाइन पोजिशन के अंदर एफवीपी विल बी 10 to 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. इन स्टैंडिंग पोजिशन में एफवीपी विल बी 80 to 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. क्या देखा आपने कि ड्यूरिंग द सिटिंग और लाइक सुपाइन पोजिशन द एफवीपी फीमोरल वीनस प्रेशर विल बी 10 to 25 centimeter of water, and in the standing position the FVP femoral venous pressure will be 80 to 100 centimeter of water. Now why this FVP is increased, femoral venous pressure increase क्यों हुआ? इसके पीछे का क्या रीजन है? FVP increase due to the pressure of gravid uterus. किसके कारण से? it increase due to the pressure of the gravid uterus. Like pregnancy में around like second trimester onwards what will happen, the uterus होता है उसका elongation बदल जाता है, like position change होती है, and the gravid uterus में fetal contents बढ़ते हैं, uterus का weight बढ़ता है. So what will happen? उससे क्या होगा? The gravid uterus will keep on compressing the, जो gravid uterus होगा it will keep on compressing the lower in vena cava. So lower inferior vena cava को compress करता है. It also compress to the femoral vein. So when it compress to the femoral vein, what will happen? There will be a backflow of the blood, or sometime it will increase the femoral venous pressure. So because of the pressure on the inferior vena cava, pressure on the femoral vein, the FVP is increased. Now, what about the ESR? That is the erythrocyte sedimentation rate. Okay, so what about the ESR? ESR, so basically like the normal range approximately you can say 10 to 20 mm
cells per hour. Okay, but what about the during pregnancy? During pregnancy ESR will increase. So what happens during the pregnancy, the ESR will increase and it may reach up to the 40 mm cells cube per hour. So the ESR can increase up to this range. Why there is an increase in the ESR during the pregnancy? Very simple reason, it is due to the hemodilution. It is because of the hemodilution. What is the like simple meaning of ESR? It is the rate at what the basically RBCs are settling down into a blood sample. जो आपने blood sample लिया, उस blood sample के अंदर RBC किस स्पीड के साथ में नीचे सेटल डाउन हो रही हैं अपने सरफेस के अंदर ग्राउंड लेवल पे, that is the called as ESR, that is the sedimentation rate. In the case of like you have read it about this, in case of infection what happens? ESR will increase. In case of like many time in the chemotherapies, in the case of radiation therapies also what happens, the ESR will increase. ESR जो होता है वो बढ़ जाता है. Okay, but in case of dehydration, in case of dehydration ESR always decrease. Dehydration, then one more condition is there like typhoid, टाइफॉइड इन्फेक्शन, साल्मोनेला टाइफी के कारण से होता है. तो इन केस ऑफ टाइफॉइड इन्फेक्शन एंड द डिहाइड्रेशन द ESR यूजुअली डिक्रीज. सी मैंने क्या बोला, हीमोडाइल्यूशन मतलब जब बेसिकली आपको क्या हुआ, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम. तो हाइपर वॉल्यूमिया की सिचुएशन में जब बॉडी में ESR बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड. इसका उल्टा डिहाइड्रेशन, जहां पर बॉडी में फ्लूइड की कमी थी तो ESR इज डिक्रीज. इन्फेक्शन की सिचुएशंस में मैंने लिखा है ESR बढ़ता है. बेसिकली इन्फेक्शन की सिचुएशंस के अंदर होता क्या है, जो बेसिकली टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी बैक्टीरियाज हैं या मान लीजिए वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और वो टॉक्सिन्स जब आरबीसी के सरफेस को इफेक्ट करते हैं, सो आरबीसीज बिकम दी रोलैक्स फॉर्मेशन. आरबीसी कैसे इस फॉर्मेशन में आ जाएंगी, मतलब सारी आरबीसीज की जो विस्कोसिटी है वो बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द हाई टॉक्सिन्स इन द ब्लड. एंड आरबीसी, सारी आरबीसी जॉइन टुगेदर, जब आरबीसी एक साथ जुड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा, वो बहुत ही स्पीड के साथ ब्लड सैंपल में नीचे आके सेटल डाउन होंगी. सो अगर आरबीसी बहुत स्पीड के साथ नीचे सेटल डाउन हो रही है, मतलब क्या हुआ, ESR बढ़ रहा है. ऑलराइट, मैंने अभी आपको कहा था आरबीसी की सेटलिंग डाउन की स्पीड को कहते हैं ESR. सो बिकॉज दिस इज कॉल्ड रोलैक्स फॉर्मेशन. So the Rolex formation of RBC is one of the cause of increased ESR in case of infection. Fine. So guys, we were discussing regarding the physiological changes, the changes into the female body during pregnancy. In that we were discussing regarding the cardiovascular changes like change into the heart, blood volume, blood vessels, ESR, all those things. Now let's discuss ESR के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं what about the plasma proteins, कि प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनमें क्या मेजर चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर बेसिकली थ्री टाइप्स. वन इज द फाइब्रिनोजन, देन एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. ऑलमोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन का ओवरऑल जो वॉल्यूम होता है दैट इज अराउंड 7.5 ग्राम, 7.5, समटाइम मैक्सिमम यू कैन रीड अराउंड द 8 ग्राम ऑल्सो पर डेसीलीटर. Fine. Overall plasma protein. So plasma proteins like albumin, globulin, fibrinogen. Fibrinogen इनमें सबसे कम होता है, ये ऑलमोस्ट 3 से लेकर 0.5 ग्राम के आसपास होता है. The major plasma protein is the albumin. The major plasma protein is the albumin, जिसका लेवल अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4.3 से लेकर या 4.5 ग्राम के आसपास तक होता है ओवरऑल प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर. Fine. So albumin. Albumin is a major protein. It is responsible to maintain the oncotic pressure of blood. Oncotic pressure. Okay. What about the globulin? Globulin जो होता है, it is basically help to form the immunity of the body or antibodies of the body. Fine. So guys, during pregnancy usually albumin और globulin जो होते हैं इनका रेशियो क्या होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का रेशियो होता है 1.7 इक्वल टू 1. ये अप्रोक्सीमेटली इनका रेशियो होता है. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की स्टेज में क्या होगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
total plasma proteins will increase around 180 mg से लेकर 180 mg से लेकर 230 mg तक बढ़ जाते हैं, मतलब इतना एक्स्ट्रा और बढ़ जाते हैं. फाइन. So what happens? The plasma proteins are basically increasing during the pregnancy, but what about the albumin and what about the globulin? इनके ऊपर क्या डिफरेंस हो रहा है, इनमें क्या बेसिकली चेंजेस आ रहे हैं? Let's see this one. As I said you now that plasma proteins during pregnancy are increasing. Overall plasma protein is increasing. See, during pregnancy total plasma protein is increasing, but albumin level will decrease. Please remember that albumin level will decrease during the pregnancy. Albumin level, which is usually I told you around 4.3 gram, it is in the normal situation, a non-pregnant condition, but in pregnancy it will be around 3.5 or 3 gram, around 3 gram per deciliter. So what happens, जो 4.3 पे एल्बुमिन था वो एल्बुमिन डाउन होके आप कितने पे आ गया, 3 ग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर. एंड द एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन रेशियो, प्लीज याद रखना, G फॉर ग्लोबुलिन, A फॉर एल्बुमिन. द रेशियो विल बी नाउ 1:1. नॉर्मली रेशियो क्या था, 1.7 इक्वल टू 1 था, ये नॉन कंडीशन में था या नॉर्मल कंडीशन में था. एंड दिस इज द रेशियो इन प्रेगनेंसी. ये रेशियो मैंने किसमें बताया है, प्रेगनेंसी की सिचुएशन में. सो नॉर्मल जो 1.7 का रेशियो था एल्बुमिन का, अब वो 1 पे चला गया. क्यों? बिकॉज आपने देखा यहां पे लेवल डिक्रीज था. किसका? एल्बुमिन का लेवल है वो कम हो रहा है. सो दैट इज द रीजन प्लाज्मा प्रोटीन रेशियो विल डिक्रीज. बट व्हाट अबाउट द थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन, तीसरी प्लाज्मा प्रोटीन जिसके बारे में मैंने अभी फ्यू सेकंड्स पहले डिस्कस किया था, फाइब्रिनोजन. जो थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, उसका एक फाइब्रिनोजन इटसेल्फ इज ए मेजर ब्लड क्लोटिंग फैक्टर. वो एक ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है. फाइब्रिनोजन का लेवल भी प्रेगनेंसी में क्या होगा, बढ़ेगा. फाइब्रिनोजन का लेवल ड्रास्टिकली चेंज होता है. मैंने कहा था आपको अप्रोक्सीमेटली 50% बढ़ जाता है. नॉर्मली सपोज फाइब्रिनोजन अराउंड 300 मिलीग्राम, जैसा अभी मैंने आपको बताया था 0.3 ग्राम. तो 0.3 ग्राम बोल दीजिए या 300 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम तक नॉर्मल लेवल होता है. प्रेगनेंसी में वो 400 to 500 या 600 मिलीग्राम तक चला जाता है. तो आपने क्या देखा कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो बढ़ते हैं. फीमेल हैव द हायर रिस्क ऑफ डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो गाइस, दिस इज द ओवरऑल इश्यूज रिगार्डिंग द प्लाज्मा प्रोटीन्स. So now, as you have discussed regarding the cardiovascular system, what about the respiratory system? उसमें क्या चेंजेस होते हैं? तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से पहले के अंदर हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द ब्लड वॉल्यूम्स, प्लाज्मा वॉल्यूम्स, रिगार्डिंग द एपिकल पल्स वेयर इट इज शिफ्टेड. वी ऑल्सो डिस्कस रिगार्डिंग द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो फैक्टर्स बढ़ते हैं 2, 7, 9, 10 जो भी हैं उनके बारे में डिस्कस किया. वी डिस्कस रिगार्डिंग द सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस. आई टोल्ड यू दैट व्हाई प्रेगनेंसी के अंदर फीमेल का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता. अगर बढ़ता है दैट इज द प्री एक्लाम्सिया, दैट्स एन अबनॉर्मल सिचुएशन, दैट्स अ सेपरेट सिचुएशन. बट यूजुअली जितनी फीमेल को जिनको प्री एक्लाम्सिया की सिचुएशन नहीं होती उनमें बीपी क्यों नहीं बढ़ता, उसका कारण क्या था, डिक्रीज इन द सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस अराउंड 25 to 27%. ओके, वाई सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होता क्यों है, उसका मैंने आपको कारण बताया था. बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ वेजोडाइलेटिंग फैक्टर्स. जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स थे, नॉट ब्लड क्लॉटिंग, वेजोडाइलेटिंग फैक्टर्स थे उनका बढ़ जाना. अब वेजोडाइलेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, hormones like estrogen, hormones like progesterone, HCG, that is the human chorionic gonadotrophic hormones. ये हैं वेजोडाइलेटिंग हार्मोन्स. इनकी वजह से प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड वेजल्स डाइल्यूट होती हैं, बेसिकली एलो. All right. So now let's discuss regarding the reproductive changes. As in our previous session we were discussing regarding the few of the physiological changes during the pregnancy. Under that we have discussed regarding the cardiovascular changes, regarding the reproductive changes and the renal changes which basically occurs during the pregnancy or throughout the
pregnancy. So dear students, today let's discuss regarding the reproductive changes which occurs during the pregnancy. So basically during the pregnancy period, the highest changes usually occurs in the female reproductive system, mainly in the uterus, vaginal walls, in the cervix or in the fallopian tube. So let's see what are these changes. So during pregnancy, firstly if you see the uterus, okay, firstly let's see the vaginal changes. Fine. So during pregnancy period, there will be increase in the vaginal secretions which are called as leukorrhea. There will be thick curdy white discharge from the vaginal walls. The reason is because of the high level of estrogen which increase the vaginal pH, and meanwhile it also increase the vaginal secretions. Especially there is a hormone called progesterone. This progesterone hormone increase the secretory system of the vaginal glands. So what will happen? The Bartholin glands and the surrounding vaginal glands, they increase their secretions. So what will happen? The female may have during pregnancy or throughout the pregnancy, she may have the leukorrhea. So leukorrhea will be present throughout pregnancy. Alright. And the reason is it is what? It is the thick white discharge. Because of the high level of progesterone and because of a change in the vaginal pH. Alright. During pregnancy the vaginal pH will be more acidic. During pregnancy the pH will be more acidic. Why there is a more acidic pH during pregnancy? The reason is very simple, because of the high estrogen level. So because of high estrogen level, there will be huge change in the vaginal pH. The vaginal pH will be more acidic. Even that will be the advantage for the female pregnant mother, because of the high pH, acidic pH, there will be very less chance of vaginal infection, because the acidic pH, it will destroy the microbes which are surrounding over the region. So these all changes occurs because of the high estrogen level. So till now we have discussed two basic points, two basic changes which occurs in the vagina. One is the pH and another is the vaginal secretions. Thirdly, there will be high vascularity of vagina, and there will be change in color of vaginal mucosa. Change in the color of the vaginal mucosa. So what I mentioned, there is high vascularity of the vagina. High vascularity of the vagina is because of the high activity of uterine artery and the high vasodilation from the estrogen hormone. So see, this one is quite noticeable, the change in the color of the vaginal mucosa. So for the change in the vaginal mucosa, there is a sign which is called Chadwick sign. Kindly notice it, please note down it, Chadwick sign. So Chadwick sign means what? It is the husky bluish discoloration of the vaginal mucosa. Husky bluish discoloration. Husky bluish discoloration of vaginal mucosa, that is called as Chadwick sign. Chadwick sign usually appears around 6 to 8 weeks of pregnancy. So please don't forget, it's an important sign related to the pregnancy of the related to early pregnancies usually. So husky bluish discoloration of the vaginal wall or not the vaginal wall, vaginal mucosa, it's called as Chadwick sign. Usually appears between the 6 to 8 weeks. Fine. Meanwhile, you will also see another symptom over here. That is the Jacquemer sign. Jacquemer sign. So Jacquemer sign means what? It is the purple discoloration of vaginal and cervical wall.
So it's a purplish discoloration या purple discoloration of the vaginal and cervical wall, that is called as Jacquemus sign. Jacquemus sign. This sign also usually appears like start to appear from the 6th week. So between 6 to 8 week or maximum of 9th week, this sign will be appeared. That is the Jacquemus sign. So in the related to the vaginal or cervical changes, related to the vaginal changes, you have seen one is the Jacquemus sign and another is the Chadwick sign. These two major signs which usually appears in the first trimester of the pregnancy, or like you can say second half of the first trimester. Alright, so these basic changes usually occur in the vagina. First thing what I told you, that is the pH changes. Okay, pH के अलावा I told you that there is a leukorrhea in the female throughout the pregnancy even. Thirdly, there will be there will be high vascularity of the vagina because of the excessive blood supply in the vaginal region, and meanwhile there is a because of the high vascularity there will be change in the vaginal mucosa color, vaginal wall and vaginal mucosa, इन सब के कलर में भी चेंजेस आता है. Because of that, उसके कारण हुआ क्या, जब कलर चेंजेस हुआ तो Chadwick sign अपीयर हुआ and also Jacquemus signs was also appeared. Jacquemus signs जो होता है बेसिकली, इसके लिए आप दोनों चीजें याद रखना, vaginal wall as well as cervix में भी चेंजेस, तो उनको मिला के आप क्या कहोगे, Jacquemus sign. These reproductive signs of the pregnancies are very important. They can ask you in any time in the exam. Next one, cervix changes. A change in the cervical mucosa. So during the pregnancy, what happens to the cervix? There will be hyperplasia and hypertrophy of cervix. आप cervix वर्ड यूज कर सकते हो, और better use the word cervical gland, that will be more better. Fine. So there will be hypertrophy and hyperplasia of the cervix. हमेशा ध्यान रखना, in the matter of cervix, the estrogen will be, the progesterone hormone will be more reliable answer, because the major changes in the cervix are because of the progesterone. Because of the progesterone, the major changes usually occurs in the cervix. Okay, what will happen? Increase in the production of cervical mucosa. Okay, and that is called like cervical plug. You may heard about this one, I think, like during the first trimester, during the early pregnancy, what will happen? The cervical glands, they produce high amount of mucus, and they produce high amount of some of the glycoproteins. So the cervical mucus is because of increased progesterone. Fine. So because of this high progesterone level, what will happen? There will be excessive production of mucus, and this thick mucus, it will be accumulated around the internal os. ये internal os के चारों तरफ accumulate होगा, and now it will form the cervical plug formation. Cervical plug की एक अपने आप में एक value होती है. Cervical plug formation, it will completely block the internal os of the cervix. It will help to prevent the like irrelevant या unnecessary cervical dilation. Meanwhile, cervical plug also will help to prevent the, like you can say, polyspermia. Like after the confirmation of pregnancy, once the pregnancy is formed, if there is a coitus, it also prevents the entry of the sperm in the uterine cavity. Plus, cervical plug जो thick mucus का plug बना है, this plug also prevents the entry of infectious organisms like microbes inside the uterine cavity. So what will happen? Inside the uterine cavity, the fetus will be safe. Fetus will not have some such kind of infections. So that is the basic advantage of this plug formation. This plug, it will come out, it will be expelled out immediately when there is a cervical dilation, when the mother will have true labor pain, when there is when the cervix start to dilate, when the cervix is become almost like 3 to 4 centimeter, what will happen? This plug will start to come out, and that term is called as SOW, S-H-O-W. So what is the meaning of SOW? Sir, SOW word, it usually you will read further in our later week of like these classes, like when you read about the labor, initially like first stage of the labor, before that you will have one word, that is the true labor pain. There I will tell you that in true labor pain there will be presence of SOW, that is the
presence of that is the secretion of mucus plus blood from the cervical region. Alright guys, so these major changes usually occurs in the cervix or cervical gland. Also like सर्विक्स के बारे में मैंने आपको एक जैक्यूमर साइन भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, दैट इज द पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइनल वॉल, दैट इज कॉल्ड जैक्यूमर साइन. ऑल्सो देयर विल बी एक और बेसिक चीज आपको यहां पर रिलेटेड टू सर्विक्स याद रखना है. बिकॉज ऑफ द हाई वेस्कुलरिटी, बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया, द सर्विक्स विल बिकम सॉफ्ट एंड गुडल साइन विल अपीयर. Almost around 6th week of pregnancy. So if someone asks you what is the Goodell sign, you simply just say that it is the softening of cervix. Softening of cervix is called as Goodell sign. Usually like before the pregnancy, like you can say the cervix was like tip of nose, but once the pregnancy is confirmed, once the cervix start to receive excessive blood supply and increase mucus production, it will be like lips of mouth, a lip of mouth. So that is called Goodell's sign, that is the softening of cervix. It usually appears from the 6th week. So guys, related to cervix, what we have seen, related to cervix we have seen two basic things. One is the Jacquemer sign, another is the Goodell sign. So after the cervix, let's go to uterus, change in the uterus. So what will happen to the uterus during pregnancy? The huge changes usually occurs in the uterus. During the pregnancy, there will be excessive hypertrophy, there will be huge hyperplasia in the uterine muscles and connective tissues, mainly because of the high estrogen and progesterone level. As you know very well, the estrogen is responsible for the hyperplasia of the uterine tissues and progesterone is responsible for the hypertrophy of the uterine tissues. What will happen during pregnancy? These both hormones are in the very peak level or in the high level. So all the longitudinal fibers, circular fibers, interradiating fibers, all the muscle fibers of the uterus, there will be increase in the growth. So let's see. Because of that, because of the high vascularity, like you may heard about the, like firstly we will see regarding the weight of uterus first. I will come step by step. Weight of the uterus. Usually in the non-pregnant situation, the weight of the uterus is approximately 60 gram. But in case of pregnancy, in the near term, if you see, in pregnancy near term, the uterine weight will be around 1000 gram. That is almost around 1 kg. Fine. These major changes occurs in the uterus. Why there is an increase? There is a huge weight changes. इतना weight क्यों बढ़ा? That is because of increase muscle, then muscle fibers, then because of connective tissues, and also there is a because of increased blood supply. So because of the increased blood supply, because of the increase in the growth of connective tissues, muscles, muscle fibers, that will lead to the increase in the weight of the uterus. So uterine weight, you should remember, during near term of the pregnancy, it will be 1 kg, that is approximately 1000 gram. Now let's see the shape of the uterus. Usually in the non-pregnant condition, I told you in the initial weeks of our classes that a normal uterus shape is pyriform shape. It is the pyriform shape. Or you can say like pear shape. That is in like non-pregnant situation. अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की. This question is important, please notice it. In pregnancy, what will happen? There will be excessive change in the shape of the uterus.
बार बार चेंज होता ही रहता है लगातार. इफ यू रिमेंबर लाइक एट 6 week uterus will look like hen's egg. तो यूट्रस की शेप कैसी हो जाती है एट द 6th week? इट विल बी लाइक hen's egg. At the 8th week it will be like cricket ball. Next one, at the 12th week it will be like fetal head. The uterine shape will be like fetal head. From 12th week up to 28th week. 12 week के बाद में यूट्रस क्या होता है? आफ्टर 12 week the uterus will become abdominal organ. Uterus will start to enter in the pelvic cavity. So from the pelvic cavity it start to enter in the uterine cavity. So from the 12 week and up to 28 week uterus will be in globular shape. Okay, after 28 week what will happen? After 28 week and up to 36 week uterus will be again pyriform. Uterus will be again pyriform shape, and after 36 week it will become spherical shape. So there is a huge changes, 1 2 like 3 4 5 6, almost around 6 change in the shape of the uterus. Please note it down. So firstly, like at the 6th week of pregnancy the uterus will look like hen's egg. Then at the 8th week it will look like cricket ball. Then from the 12th week, at the 12th week you can say it looks like fetal head. And after 12 week but up to 28 week it looks like globular shape. Then 28 वीक के बाद में फिर से यूट्रस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है. नॉन प्रेगनेंसी जो सिचुएशन थी वो कौन सी? पायरिफॉर्म शेप. उस शेप में वापस आ जाता है यूट्रस. बट ये शेप ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलती. 36 वीक के बाद में वापस यूट्रस जो होता है वो ऑलमोस्ट स्पेरिकल शेप के जैसा बन जाता है. सो अगेन इट विल बिकम स्पेरिकल शेप. यहां पे दो चीज याद रखना, 28 वीक से 36 वीक में यहां पर वर्ड यूज किया गया पायरिफॉर्म शेप और ओवल शेप का भी. कई जगह पे आपको पायरिफॉर्म की बजाय 28 से 36 वीक के बीच में, 28 से 36 के बीच में आपको ओवल शेप भी देखने को मिल सकती है. दे मे मेंशन इंस्टेड ऑफ पायरिफॉर्म दे कैन राइट ओवल शेप. सो नेवर कंफ्यूजन. ऑलराइट, सो गाइस दीज आर द बेसिक चेंजेस विच यूजुअली अकर्स इन द शेप ऑफ द यूट्रस. You heard about the spiral artery word. I think when I taught you about the when I was teaching you regarding the placenta, there I mentioned the word spiral artery. Basically uterus को blood supply कौन करता है? Who is giving the blood supply? Uterus. Uterus is receiving blood supply from the uterine artery. Now these uterine artery, because of excessive vasodilation, because of increase in vessel diameter, because of reason क्या है? Because of high estrogen, that is the number one, and because of progesterone. दोनों ही हार्मोन क्या होते हैं? Both are vasodilating hormone. So now let's see that vasodilation और diameter बढ़ने के कारण से जो artery wall होती है वो थोड़ी soft हो जाती हैं, and uterine artery will become the spiral arteries, या spiral arteries की branches में बदल जाती है. It will be like this. The uterine artery will be like this. But these spiral arteries are maximum of 20 to 28 week. यहीं पर रहेंगी बस. यूजुअली आपको केवल यहाँ पर 20 याद रखना ज्यादा बेटर रहेगा आंसर में. 20 वीक तक यूट्राइन आर्टरी कैसे रहेंगी? स्पाइरल आर्टरीज अगेन धीरे धीरे वापस वो अपनी स्ट्रेटन हो जाती हैं. अगेन द आर्टरीज विल बिकम स्ट्रेट. सो स्पाइरल आर्टरीज इन द यूट्रस, एक क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर कि स्पाइरल आर्टरी ऑफ द यूट्रस आर यूजुअली सीन अप टू
20 वीक. कब तक? 20 वीक तक. उसके बाद में यूट्राइन आर्टरीज अगेन दे बिकम स्ट्रेट. जो इनकी स्पाइरल शेप होती है वो वापस बदल जाती है. नाउ गाइस लेट्स सी द बेसिक सम ऑफ द रिप्रोडक्टिव साइंस related to the uterus. Reproductive science related to the uterus. Firstly, you may have seen the word Hager sign. Hager sign is also appear around the 8th week of pregnancy. Somewhere you may see 6 to 8 week or 8 week of the pregnancy. Hager sign का मतलब क्या होता है? Hager sign का मतलब होता है it is the softening of lower uterine segment. Guys, usually basically like up to 20 week अगर आप ध्यान रखो तो प्रेगनेंसी के अंदर the basic growth usually occurs in the fundal region or upper uterine segment because there is implantation over there, because there is huge growth in the fetus, amniotic fluid formation, everything occurs in the upper segment of the uterus. So what will happen? The lower uterine segment, it will be almost inactive. It will be inactive and you can say like it will be very soft. So what will happen? You can see that the huge symmetrical changes in the uterus. So because of the softening of lower uterine segment, the sign which usually appears, that is the Hager sign. So you can say like softening of lower uterine segment, or you can say like simply word like relaxation of lower uterine segment. रीजन क्या था हेगर साइन का? बिकॉज ऑफ growth in upper segment, fetal growth या placental growth, everything in the upper segment. The lower segment is totally relaxed and it will be inactive. That is called Hager sign. नेक्स्ट वन, एक और वर्ड आता है ओसिएंडर साइन. एक्चुअली ओसिएंडर साइन मेरे को वेजाइनल चेंजेस में आपको बताना चाहिए था, बट एनीवे आई एम जस्ट एक्सप्लेन यू ओवर हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओसिएंडर साइन? ओसिएंडर साइन मीन्स इट इज द इंक्रीज पल्सेशन. It is the increased pulsation of lateral vaginal fornix so what is that? Vaginal fornix में pulsation increase हो जाना, that is called Osiander sign. Why it occurs? It is like because of increased vasodilation and increased pressure from uterine artery. From uterine artery. So because of the pressure, because of the like increased uterine pressure, because of the huge vasodilation, what will happen? There is an increased pulsation which is can be felt. Pulsation can be felt because of the pulsation कहाँ से felt होता है? Arterial region से. So pulsation, increased pulsation of the vaginal lateral fornix, that is called as a Osiander sign. Osiander sign is also appear around 8 week of pregnancy. So increased pulsation of the lateral fornix of the vagina is called as Osiander sign. Next one, there is like a famous name, that is like Palmer sign. Palmer sign. What is the meaning of Palmer sign? Palmer sign means it is the symmetrical, painless, rhythmic, uterine contraction. Palmer sign means what? Palmer sign means these are the symmetrical, regular, rhythmic uterine contractions like this. So when you see through the tachograph, you will see such kind of lining over the graph, that is the rhythmic, regular and symmetrical uterine contractions, that is called as Palmer sign. Palmer sign usually appears, start to appear between the 6 to 8 week and usually disappear
after 10 week of pregnancy, and it usually disappear after the 10 week of pregnancy. That is the Palmer sign. So what do you understand about the Palmer sign? Palmer sign means यूट्रस के अंदर जो बेसिकली पल्सेशन बढ़ रहा था, यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रहे थे, दो सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड एज Palmer sign. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये अपीयर हो रहा था, सेकंड ट्राइमेस्टर में बिल्कुल नहीं होता. फ्रॉम द सेकंड ट्राइमेस्टर जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पहले सिमेट्रिकल थे, जो कि रेगुलर थे, दे बिकम इरेगुलर, दे बिकम एसिमेट्रिकल एंड इट विल बिकम ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन. So Braxton Hicks contractions, the BHC होते हैं, that usually appears from the 16th week of pregnancy. Braxton Hicks contraction from the 16th week of pregnancy. Fine. So guys, till now we have discussed regarding the Chadwick sign. We have discussed regarding the Jaquemer sign. Okay, we have discussed regarding Hagar sign. Osiander sign, Palmer sign and Goodell sign. इनके अलावा there is one more sign, that is the Piscaseck sign. Piscaseck sign. Piscaseck sign means what? It is the asymmetrical, lateral enlargement of uterus. Asymmetrical lateral enlargement of the uterus, that is called as Piscaseck sign. ये Piscaseck sign क्यों होता है? It is because of lateral implantation. Because of the lateral implantation. Usually implantation takes place in the anterior region of the fundus or the posterior region of the fundus. Major implantation usually occurs in the posterior region. But if the implantation occurs in the lateral part of the uterus, it is called as Piscaseck sign. So you can see like the uterine images will be like this. So this is called as Piscaseck sign. But Piscaseck sign usually it said that it disappear by the 16th or 18th week of pregnancy. धीरे धीरे यूट्रस जो होता है वो वापस अपनी सिमेट्रिकल ग्रोथ कर लेता है. Fine. So guys, these are the different reproductive signs related to the pregnancy you must remember. What about the skin changes, cutaneous changes of the pregnancy? What are the basic skin changes occurs in the pregnancy? That is like linea nigra, stria gravidorum, cloasma. These three basic signs are present in the skin related to the cutaneous during the pregnancy. And most of the signs usually appears around the 20 week of pregnancy. But the question is why these skin changes occurs in the pregnancy? You have seen that during pregnancy the skin skin of the mother will become little bit dark. Why? That is the reason. That is all skin changes is because of increased level of MSH, melanocyte stimulating hormone. Stimulating hormone because of the high MSH. Now who is increasing the MSH? MSH का level कौन बढ़ा रहा है? Because of the high estrogen hormone which is stimulating to the pituitary gland. Alright, so anterior pituitary is basically anterior pituitary and intermediate lobe of the pituitary gland. They release the MSH hormone, melanocyte stimulating hormone, and who is stimulating them? Estrogen hormone. So what will happen? Melanocyte stimulating hormone का level बढ़ेगा. अब अगर melanocyte stimulation का level बढ़ेगा, what will happen? It will stimulate the melanocyte cells and they release the melanin pigment. Fine. So these basically physiological changes occurs during this
related to the skin or because of the MSH hormone. It stimulates the melanocyte cells. Those cells, they release high amount of melanin and skin will become little bit dark. But these skin changes are only temporary, means they only appear in the pregnancy. Post pregnancy, once the MSH level goes down, skin will be again fair. So let's see the skin changes. Now you understood the cause of skin changes. The major changes was because of the MSH. Now firstly, that is the linea nigra. It appear at 20 week of pregnancy. 20 week of pregnancy, linea nigra. Linea nigra means what? It is the dark brownish line. Dark brown line appears from the between the xiphoid process to the symphysis pubis. So एक dark brownish line from the xiphoid process to till the symphysis pubis. उस डार्क ब्राउन लाइन को हम क्या कहते हैं? लीनिया नाइग्रा. रीजन वाज बिकॉज ऑफ द हाई मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग hormone which week 20 from the 20 week of pregnancy. So guys, this is about the linea nigra. Next see about the stria. Gravidorum. Stria gravidorum means what? These are like you can say golden pinkish stretch marks. These are the golden, मतलब little bit shiny, pinkish stretch marks appear over lower abdomen, back and thighs. Alright, over these regions, these pinkish golden shiny marks, stretch marks which usually appears. So these stretch marks usually like occurs. Why? Because of increased uterine pressure or because of increased abdominal girth. So because of the increased uterine pressure, because of the increased abdominal girth, there will be appearance of pinkish stretch marks, like usually appears over the lower abdomen, over the back and become over the lateral thighs region. So that is called as stria gravidorum. Gravidorum means pregnancy. The stretch marks which only appear in the pregnancy, that is called stria gravidorum. At what week of pregnancy? From the 20 week. Stria gravidorum के लिए भी मैंने आपको पहले ही बताया था. They usually appear at the 20 week of pregnancy. These pink stretch marks, they will become almost like grayish color. Grey color after pregnancy. मतलब थोड़े डार्क हो जाते हैं सीधी सी भाषा में. So these like stretch marks, they become grey color and they were called as stria albicans. Stria albicans. So stria gravidorum and albicans means they appear after pregnancy only. They appear, stria albicans appear after pregnancy and the color will be dark, means little bit grayish color. That is the stria albicans. And the last skin changes, that is the cloasma. So guys, under the skin changes, the last one is the cloasma. Cloasma is also called as pregnancy mask, or you can say butterfly sign. It appears at 24 week of pregnancy. Please याद रखना ये थोड़ा सा changes है. Changes में it will appear at the 24 week of pregnancy. Now what is the cloasma? होता क्या है cloasma? Cloasma is nothing but it is the same hyperpigmentation. Because of the high MSH level, it is the hyperpigmentation appear over cheeks, forehead, cheeks, forehead,
below eyelid and sometime over the nose. So that is called as cloasma. So cloasma means the sign will come like say butterfly. Firstly appear on the forehead, it will be over the lower eyelids, over the cheeks and the nose. So the sign looks like a butterfly. That is the butterfly sign or pregnancy mask or cloasma. Appear at the 24 week of pregnancy. Nothing but hyperpigmentation, darkness बढ़ जाना, चेहरा dark हो जाना over the cheeks, forehead, nose and the lower eyelid. So this is called as cloasma. So guys, we have seen the pregnancy changes. Under that we have seen the cutaneous changes, skin changes. Mostly skin changes appear because of the high melanocyte stimulating hormone, or indirectly you can say because of the high estrogen level. That is the cloasma, linea nigra and stria gravidorum. The last one, that is the weight changes or weight gain during the pregnancy. So what sort of weight gain appears during the pregnancy? During the pregnancy there is a huge weight gain, like almost around 11 to 16 kg weight gain. How much? Around 11 to 16 kg weight gain. Approximately average you can remember like 12.5 kg. But in exam, if the option comes like 11 kg, 15 kg, 16 kg, 18 kg, you should choose the 11 kg. At least there will be 11 kg. So be careful. At least like many time it comes in the exam, सारे options आ जाते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पर आपके रायता फैलेगा. Better है you always choose the 11 kg. Fine. So weight gain during the pregnancy. Why there is a weight gain? Because of the fat deposition, because of the protein accumulation, because of the change in carbohydrate metabolism, एक तो कुछ रीजन ये हो गई. मतलब प्रेगनेंसी में फीमेल का वेट क्यों बढ़ता है? तो फेट में डिपोजिशन के कारण से, प्रोटीन एक्यूमुलेशन के कारण से, चेंज इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. दैट इज द रीजन. और प्रेगनेंसी में वेट गेन किन चीजों का होता है? देयर विल बी लाइक वेट ऑफ fetus approximately 3 kg, then placenta around like 500 gram, then amniotic fluid around 800 ml. Okay, uterus weight around 1 kg. तो ये तो कुछ बड़ी चीजें थी. इसके अलावा फेट एक्यूमुलेशन भी होता है अराउंड 3 to 4 kg. सो दीज ऑल द बेसिक थिंग्स की इनके सबके कारण से क्या होता है? फीमेल में वेट गेन होता है. यूजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है? अप्रोक्सीमेटली 1 kg. सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर देयर विल बी 5 kg इन ईच ट्राइमेस्टर. तो पहले ट्राइमेस्टर में केवल 1 kg वेट गेन होता है, उसके बाद में 5 kg वेट गेन होता है. तो देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 11 kg वेट गेन विच अकर्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर शुड नॉट बी वेरी एक्सेसिव वेट गेन ऑल्सो. बहुत ज्यादा वेट गेन भी क्या होता है? डेंजरस होता है. वो अलार्मिंग साइन होता है. किसका? प्री एक्लाम्सिया का. सो लाइक इफ द फीमेल वेट गेन is like more than, if the weight gain is more than 0.5 kg per week, if weight gain more than 0.5 kg per week, अगर फीमेल का वेट गेन 0.5 kg पर वीक से ज्यादा है, और यू कैन से more than 2 kg per month, these are the indicator of pre-eclampsia. So excessive weight gain is also dangerous. Fine. So more than 2 kg per month or 0.5 kg per week, it's dangerous because it indicates the pre-eclampsia in the female. Right. Now, like if female BMI, that is the body mass index, if the BMI is less than 18 kg per centimeter square, if the female BMI, body mass index, normal BMI is like you can say approximately 18 to 25. So if the BMI is less than 18, means female is underweight. In that condition, weight gain should be more than 18 kg.
फीमेल का पूरी प्रेगनेंसी में 18 किलो से ज्यादा वजन बढ़ना चाहिए, देन ओनली इट विल बी गुड फॉर द फीटस, गुड फॉर द एमनियोटिक फ्लूइड, गुड फॉर द मदर. So if the mother BMI is less than 18 means if she is underweight, then throughout the 9 months of pregnancy the weight gain should be more than 18 kg. But if mother BMI is more than 25 kg per centimeter square, then weight gain should be less than 7 to 8 kg for 9 months. So throughout the pregnancy, अगर mother already overweight है, she is like couch potato. If the weight is more than 25 kg per centimeter, if the BMI is more than 25 kg per centimeter square, normal BMI मैंने कहा था आपको 18 से 25 के बीच में होती है. अगर 25 से भी ज्यादा है मतलब she is overweight, definitely in that case एक्सेसिव वेट गेन मदर के लिए डेंजरस होता है और वो भी एक इंडिकेटर लेके जाता है प्री एक्लाम्सिया की तरफ. सो वेट गेन शुड बी लेस देन 7 to 8 kg थ्रू आउट द 9 मंथ्स. तो अगर अंडरवेट है तो वजन ज्यादा बढ़ना चाहिए और अगर लो हायर वेट है तो उसमें वजन कम बढ़ना चाहिए. ये चीज आपको वेट गेन से रिलेटेड याद रखनी है.